नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज 4 दिन का वक्त बचा है। 2 दिन बाद यानी कि 17 अप्रैल की शाम प्रचार का शोर थम जाएगा, इसलिए सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिण भारत पर पीएम मोदी का विशेष फोकस है। आज केरल और तमिलनाडु में प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केरल के त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में पीएम की जनसभा होनी है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पीएम की रैली होनी है। मिशन 400 पार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं और लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक में दमदार मौजूदगी के बाद अब बीजेपी की नजर तमिलनाडु और केरल पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड और पुदुचेरी में चुनाव प्रचार करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में होंगे। राजनाथ सिंह आज कठुआ में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में रहेंगे। बीजेपी के दिग्गजों के साथ ही आज कांग्रेस के दिग्गज भी धुआंधार प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज तमिलनाडु में प्रचार करेंगे। तमिलनाडु के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगे। वायनाड में राहुल जनसंपर्क यात्रा करेंगे। प्रियंका गांधी आज राजस्थान में रहेंगी। प्रियंका अलवर और दौसा में प्रचार करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज मुरादाबाद में रैली करेंगे। जरूरी सूचना, देश में लोकसभा का चुनाव प्रचार चरम पर है। पहले फेज के लिए चुनाव का प्रचार 17 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है देश का फाइनल ओपिनियन पोल। 11 मार्च से 12 अप्रैल तक किए गए इस सर्वे में 57,566 लोगों की राय ली गई है। सर्वे सभी 543 सीटों पर किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। तो देश में कुल 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले फेज की वोटिंग में सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी है। लिहाजा अप्रैल के महीने में बढ़ती तपिश के साथ देश के एक छोर से दूसरे कोने तक राजनीति का पारा भी बढ़ रहा है। चुनावी वादों और दावों से वोटर्स को साधने की सियासत जारी है और ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर्स ने देश का फाइनल ओपिनियन पोल किया है। पहले दौर की वोटिंग से पहले उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के राज्यों में वोटर्स का मिजाज क्या कहता है? बीजेपी का टारगेट 400 प्लस पूरा होगा या इंडिया अलायंस टक्कर देगा? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जानिए कि बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें क्या है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी है हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। मुफ्त राशन मिलता रहेगा, मुफ्त इलाज होता रहेगा, मुफ्त बिजली मिलेगी, गरीबों के घर बनते रहेंगे, नल से जल मिलेगा, मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, 47 के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी। नोट करते जाइए, याद कर लीजिए और जान लीजिए कि यही वो वादे हैं, यही वो दावे हैं जो बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए हैं। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान
इन सभी को सशक्त करता है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे नाम दिया गया है मोदी की गारंटी। पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। बीजेपी ने पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 46 मिनट की स्पीच दी, 10 साल का हिसाब दिया, विकसित भारत का रोड मैप सामने रखा, बताया मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना से 0 बिजली बिल की व्यवस्था की जाएगी, आयुष्मान भारत से इलाज मिलता रहेगा, गरीबों के लिए 3 करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे, मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी और बनाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे। मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपने घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर पब्लिक क्या कहती है? संकल्प पत्र से बीजेपी की कितनी सीटें बढ़ेंगी? मोदी की गारंटी से 400 प्लस सीटें क्या पक्की हैं? इन्हीं सवालों को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने फाइनल ओपिनियन पोल किया है, जिसमें पहला सवाल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? जवाब क्या मिला, सुनिए। 2024 का ये फाइनल ओपिनियन पोल, पहला सवाल है केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ कि कितना संतुष्ट है, लोग कितने संतुष्ट हैं। और जवाब आपके सामने, 40% बहुत ज्यादा संतुष्ट, 30% कम संतुष्ट हैं। असंतुष्ट जो हैं उनकी यहाँ पर जो उनका आंकड़ा है वो 28% का है और 2% पता नहीं की कैटेगरी में है। सर्वे से साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के काम से देश की 50% से ज्यादा पब्लिक खुश है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 24 में भी पीएम मोदी का करिश्मा बीजेपी को नई बुलंदी पर ले जा सकता है? खासतौर से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में, जहां बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, केरल में 20, कर्नाटक में 28, पश्चिम बंगाल में 42 और पंजाब में 13 सीटें। इन 5 राज्यों को मिलाकर कुल 142 सीटें होती हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जो दक्षिण के राज्यों में सबसे ज्यादा हैं। 2019 में एक भी सीट पर यहां कमल नहीं खिल पाया था। 2019 में बीजेपी ने तमिलनाडु की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। बीजेपी को कुल 15,51,924 वोट मिले थे। करीब 3.7% वोट पाने के बावजूद बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। ये 5 साल पुराना किस्सा है। सवाल ये है कि 4 जून को क्या होगा? क्या तमिलनाडु से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आएगी? फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है, खुद देखिए। और वोट शेयर के हिसाब से आपके सामने आंकड़ा है, किसे कितना वोट देखिए। एनडीए के खाते में तमिलनाडु में 19% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 52% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। एआईएडीएमके की बात की जाए 23% और अन्य के खाते में 6% वोट जाता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी का मुकाबला डीएमके और कांग्रेस के अलायंस से है। दशकों से तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। सर्वे से साफ है कि इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। तो देखिए आंकड़ा क्या कहता है। क्या उस लिहाज से बीजेपी को तमिलनाडु में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे के मुताबिक? उसका जवाब है नहीं। एनडीए 0 यानी खाता नहीं खुल पा रहा है। और इंडिया अलायंस को आप देख रहे हैं 39 पर 39 सीटों के साथ इंडिया अलायंस वहां पर सबसे आगे है। एआईएडीएमके भी खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है और अदर्स भी 0, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस को ही सारी सीटें मिलेंगी। दक्षिण में तमिलनाडु सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस तमिलनाडु पर है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तमिलनाडु का दौरा करते रहे हैं।
तमिलनाडु की तरह ही केरल से भी बीजेपी उम्मीदें लगाए हुए है। केरल वो राज्य है जहां बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केरल का दौरा करते रहे हैं। तिरुवनंतपुरम की एक रैली में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा भी किया कि भाजपा इस बार डबल डिजिट में सीटें जीतेंगी। लेकिन सर्वे क्या कहता है? पूरे देश में हिंदू वोटरों के सहारे जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी के लिए केरल में चुनावी राह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि केरल की आबादी में 24% मुस्लिम और 18% से ज्यादा ईसाई आबादी है। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 15 पर दांव लगाया, लेकिन एक पर भी जीत नहीं मिली। ये और बात है कि 9 सीटों पर बीजेपी रनर अप रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में जिन 7-8 सीटों पर बीजेपी को 15% से ज्यादा वोट मिले थे, वहां वो पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी को 6 सीटों पर जीत की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसकी वजह भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी को सिर्फ 11.25% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में करीब 17% बढ़कर 28.2% वोट मिले थे। सवाल यह है कि 2024 में बीजेपी को केरल में कितने वोट मिल सकते हैं? सर्वे से समझिए। वोट शेयर के लिहाज से क्या तस्वीर नजर आती है? एनडीए के खाते में 21% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया के खाते में 43% इंडिया अलायंस और एलडीएफ 31% और अदर्स के खाते में 5% वोट यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। केरल पर बीजेपी किस कदर फोकस करती रही है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी की इस साल पहली रैली केरल में ही हुई थी। इतना ही नहीं, केरल में संघ का भी लगातार विस्तार होता रहा है। केरल में आरएसएस की 5000 से ज्यादा शाखाएं हैं। खास बात यह है कि इनमें से 1000 से ज्यादा शाखाएं 5 साल के दौरान बढ़ी हैं। बीजेपी के लिए केरल में मुश्किल यह है कि भगवा पार्टी का बेस माने जाने वाले हिंदू वोट सीपीआईएम के अगुवाई वाले एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ और बीजेपी तीनों को जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए केवल हिंदू वोटरों के सहारे चुनाव जीतना मुश्किल है। लेकिन क्या 24 में चमत्कार हो सकता है? केरल के फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं? एनडीए खाता नहीं खोल पा रही है केरल में इस सर्वे के मुताबिक, जबकि इंडिया अलायंस 20 की 20 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। एलडीएफ 0 पर, अदर्स भी 0। और बड़ी बात यह कि एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है और इंडिया अलायंस आप देख रहे हैं 20 में 20 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। सर्वे से साफ है कि 24 में भी बीजेपी के लिए केरल में खाता खुलने के आसार कम ही हैं। अब बात दक्षिण के एक और बड़े राज्य कर्नाटक की करते हैं। मैं विश्वास से कहता हूं, ये कर्नाटका का चुनाव बीजेपी के लिए कर्नाटका की जनता लड़ रही है। साउथ में कर्नाटक अकेला राज्य है जहां बीजेपी सत्ता पर काबिज रही है। 2019 में बीजेपी को दक्षिण के राज्यों से 30 सीटें मिली थी, जिनमें 25 सीटें कर्नाटक से थी। लेकिन 2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ चुनावी समझौता है। समझौते के तहत जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी बीजेपी को पूरा दमखम अपने खाते की 25 सीटों पर दिखाना होगा, जो आसान नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। लेकिन सर्वे क्या कहता है? कर्नाटक का नंबर बताऊंगी कि 28 सीटों का आखिर क्या आंकड़ा निकलकर सामने आए। सबसे पहले वोट प्रतिशत आपके सामने। यहाँ पर 52% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। इस सर्वे के मुताबिक 42% वोट शेयर इंडिया गठबंधन को जा सकता है और 6% अन्य के खाते में जा सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का खाता 1991 में खुला था और तभी से दक्षिण में कर्नाटक बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन इस बार शिवमोगा से आई तस्वीरों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कर्नाटक बीजेपी के बागी नेता केएस ईश्वरप्पा ने हाई प्रोफाइल शिवमोगा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी के ऐतराज के बावजूद ईश्वरप्पा ने जुलूस में पीएम मोदी के पोस्टर और बैनर का इस्तेमाल किया। ईश्वरप्पा के इस कदम को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है?
देखिए आपके सामने 28 सीटों का पूरा लेखा जोखा। सर्वे ये कहता है कि एनडीए को 23 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में कर्नाटक में सिर्फ 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और अन्य के खाते में कुछ भी नहीं। तो 23 सीटों के साथ यहां सबसे बड़ी जीत दर्ज करता हुआ एनडीए गठबंधन दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में बीजेपी 1998 से ही डबल डिजिट में सीटें जीतती रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 1998 के बाद कर्नाटक में 9 सीट से ज्यादा कभी हासिल नहीं की। वैसे असल नतीजे क्या होते हैं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त मुकाबला है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ये टकराहट देखी जा सकती है। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन सकती है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए सर्वे क्या कहता है। दक्षिण के राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी बीजेपी के विजय पथ को रोकने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल, उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। बंगाल वो राज्य है जहां 1.5 दशक के दौरान बीजेपी ने शून्य से शिखर तक बढ़ने का रास्ता तय किया है। एक दौर में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी 10 साल में टीएमसी के गले तक पहुंच गई। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। ये 2019 के नतीजे हैं, लेकिन 5 साल में बंगाल की राजनीति का रंग बदल चुका है। ममता बनर्जी जानती हैं कि 24 में टीएमसी के लिए बीजेपी ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी वजह है बंगाल में बीजेपी के वोट शेयर में बम्पर बढ़ोतरी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 17.02% वोट मिले थे, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर दोगुने से ज्यादा बढ़कर 40.6% हो गया। सवाल यह है कि क्या 19 का ट्रेंड 24 में भी जारी रहेगा? एबीपी न्यूज का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है? पश्चिम बंगाल का आंकड़ा क्या है? वहां का सबसे पहले आपको वोट शेयर हम बताते हैं कि क्या किसके खाते में कितना प्रतिशत जाता हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए आपके सामने तस्वीर अब खुलकर आ गई है। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की और 42% वोट शेयर इनमें से बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रहा है। 44% टीएमसी को यहां पर मिल सकता है। सर्वे के मुताबिक 6% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जा सकता है, अन्य के खाते में 6% जा सकता है और इसी के साथ सीपीएम के खाते में भी 6% वोट शेयर जाता दिख रहा है। बंगाल में इस बार संदेशखाली चुनावी राजनीति का एपिसेंटर बना हुआ है। संदेशखाली में बीजेपी लगातार एक्टिव है। बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने भी संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। बीजेपी जानती है कि टीएमसी के सियासी किले में सेंध लगाने के लिए संदेशखाली बेहद अहम साबित हो सकता है, जिसकी वजह है बंगाल की आधी आबादी। पश्चिम बंगाल में 3.73 करोड़ महिला मतदाता हैं, जो पुरुष वोटर से सिर्फ 15 लाख कम हैं। 2019 से लेकर 2024 के दौरान बंगाल में 9.8% महिला वोटर बढ़े हैं, जबकि 7.39% नए पुरुष वोटर आए हैं। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला वोट प्रतिशत 81.79% था, जबकि पुरुष वोट प्रतिशत महिलाओं से कम 81.35% रहा था। बीजेपी बंगाल की महिला मतदाताओं का मिजाज जानती है, क्योंकि 2019 में बीजेपी को 18 लोकसभा सीटें दिलाने में बंगाल की आधी आबादी के वोट खास थे। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? पश्चिम बंगाल के फाइनल ओपिनियन पोल में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं? तो 42 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, 20 सीटों पर टीएमसी भी कब्जा कर सकती है, 2 सीटें कांग्रेस, सीपीएम का खाता खुलता नहीं दिख रहा है और ना ही अन्य के खाते में कुछ जाएगा। लेकिन यहाँ 2020 देखिए बराबरी का मामला बीजेपी और टीएमसी में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। सर्वे के मुताबिक इस बार बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में बराबरी का मुकाबला हो सकता है। वैसे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सीएए के जरिए नागरिकता देना जारी रखने का वादा किया है, जिसका बंगाल के मतुआ समुदाय पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है। बंगाल में करीब 17% मतुआ समुदाय के लोग हैं। नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में मतुआ समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है। लोकसभा की 10 से 20 सीटों पर मतुआ वोटर असरदार हैं।
2021 के विधानसभा चुनाव से पहले 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतुआ समाज ने बीजेपी को एकमुश्त वोट दिए थे। तब बीजेपी ने सीएए कानून लागू करने का वादा किया था। अब कानून लागू हो चुका है। बता देते हैं कि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। देश के वोटर्स का मिजाज क्या कहता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। असली नतीजों के लिए इंतजार कीजिए। एबीपी न्यूज देखते रहिए, क्योंकि सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर ही मिलेंगे। तो रविवार को मुंबई से बहुत बड़ी खबर आई। दिन का सूरज भी नहीं निकला था कि बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की खबर ने महाराष्ट्र का सिस्टम हिला दिया। सीएम शिंदे और राज ठाकरे समेत कई बड़े नेताओं ने सलमान से बात की, उनके घर गए। इस बीच ऑल इंडिया यही चर्चा हो रही थी कि सलमान खान को कौन टारगेट कर रहा है, किसने चलाई सलमान के घर पर गोली। गोलीकांड के बाद शूटर से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज को पता चली है। है तो ये फिल्मी डायलॉग, वो भी 10 साल पुराना, लेकिन आज पूरे भारत में यही डायलॉग वायरल हो रहा है, क्योंकि आज 14 तारीख है और आज सलमान खान के घर पर हमला हुआ है। वक्त सुबह 4:50। जगह बांद्रा वेस्ट, मुंबई। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 बाइक सवारों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की। अंधेरे और पुलिस की सुस्ती का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गए। फायरिंग कांड पर पूरी अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि सलमान खान पर अटैक करने वाले हमलावर कौन थे। तस्वीर नंबर 1। मुंबई पुलिस की ओर से पहले यह तस्वीर सामने आई। मोटरसाइकिल पर दिख रहे इन्हीं दोनों पर फायरिंग का शक है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस के जवान घटनास्थल से सारे सबूत जुटा रहे थे। क्राइम सीन का हर कोना खंगाल रहे थे कि तभी हमलावरों की दूसरी और क्लियर तस्वीर रिलीज हो गई। तस्वीर नंबर 2। ये सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों की पिक्चर है। एक हमलावर काली जैकेट और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है, जबकि दूसरा लाल टी शर्ट में है। दोनों ने टोपी पहनी हुई है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक जांच एजेंसियों को इन दोनों के बारे में कई अहम जानकारी मिल चुकी है और बहुत जल्द पुलिस के हाथ इन तक पहुंचने वाले हैं। बाइक पर 2 लोग थे और उन्होंने हवा में फायरिंग की और उसके बाद वो वहाँ से भागे। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने बहुत सारी टीम्स बनाई है। सारे एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और निश्चित ही हम जल्दी ही दोनों आरोपी को पकड़ेंगे। लेकिन जब तक ये शूटर्स आजाद हैं, कानून के शिकंजे से बाहर हैं, तब तक ये सवाल बना हुआ है। सवाल नंबर 1। सलमान खान के घर पर फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया? सवाल नंबर 2। क्या लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की? सवाल नंबर 3। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी में भी सलमान खान के घर पर अटैक कैसे हो गया? सवाल नंबर 4। सलमान के घर फायरिंग करने वाले क्रिमिनल कौन हैं? कहां से आए हैं? सलमान खान का जो बैंड्रा स्थित घर है वहाँ पर 2 अज्ञात लोगों की तरफ से जो है फायरिंग की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम लगातार तैनात है और गेट के अंदर की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो फॉरेंसिक की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ये अगर मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो गोलियाँ गिरी थी उसके बाद राउंड बनाकर यहाँ पर जो है जांच छानबीन आगे की जा रही है। तो बांद्रा में शूटआउट के बाद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई, जिसमें उसने सलमान खान पर हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है।
हालांकि पोस्ट की सत्यता और लॉरेंस गैंग के इन्वॉल्वमेंट पर अभी पुलिस को खुलासा करना है, लेकिन इस पर पुलिस सोर्सेज से गोली चलाने वाले शूटर से जुड़ी 3 सनसनीखेज जानकारी सामने आई। शूटर्स को पता था कि सलमान खान की बालकनी कौन सी है, क्योंकि निशान वहीं पर साधा गया था। चलती बाइक से फायरिंग करना शार्प शूटर के बस की ही बात है। हालांकि बुलेट बालकनी के नीचे लगी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस गन से फायरिंग हुई है वो 7.6 बोर की हो सकती है। इस बीच सोर्सेज के हवाले से एक शूटर पर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नाम विशाल उर्फ कालू, पहचान कॉन्ट्रैक्ट किलर, जुर्म रोहतक मर्डर कांड। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाला एक शूटर विशाल उर्फ कालू बताया जा रहा है। विशाल गुरुग्राम का रहने वाला है और हाल ही में उसके जुर्म का लाइव वीडियो सामने आया था। तारीख 29 फरवरी 2024, जगह रोहतक, वक्त रात के 10:56। ये हरियाणा के बड़े स्क्रैप डीलर सचिन के मर्डर का वीडियो है। रोहतक के एक ढाबे पर सचिन को उसकी मां और बीवी के सामने गोलियों से भून डाला गया था। ये मर्डर विशाल ने ही किया था। तब से विशाल फरार है। विशाल का कनेक्शन विदेश में बैठे कुख्यात अपराधी रोहित गोदारा के गैंग से है और उसने सचिन को रोहित गोदारा के ऑर्डर पर ही मारा था। विशाल उर्फ कालू ने इस बार मुंबई पुलिस को चैलेंज किया है। वो मुंबई पुलिस जिसको देश की सबसे एडवांस्ड और तेज तर्रार पुलिस माना जाता है। घराबाहेर जो गोळीबार झालाय ते दुर्दैवी प्रकार आहे। मी स्वतः सकाळी 7 वाजता पोलीस आयुक्त, लॉ अँड ऑर्डरचे अधिकारी यांच्याशी स्वतः बोललो। सलमान खानच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आणि मी स्वतः सलमान खानशी देखील बोललो। त्यांनाही दिलासा दिलेला आहे। कुठल्याही प्रकारे कायदा हातात घेणाऱ्याला पाठीशी घातलं जाणार नाही, त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल। ज्यांनी केलंय त्याला आमचे पोलीस तात्काळ पकडतील। इस बीच सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन दबंग खान के घर पर फायरिंग से बॉलीवुड सकते में है। कलाकारों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। सोशल मीडिया पर कई सितारे पुलिस की सुस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सलमान को लगातार धमकियां मिल रही हैं और सलमान के पास वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी है। ऐसे में 2 बाइक सवार घर पर फायरिंग करके फरार हो जाएं, इससे अफसोसनाक और क्या होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी आज सूबे में धुआंधार प्रचार करेगी। आज बीजेपी के दिग्गज यूपी के सभी 75 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी का धुआंधार प्रचार होना है। यूपी के सभी 75 जिलों में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बीजेपी के दिग्गज सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री और केंद्रीय मंत्री यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के दिग्गज मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब देंगे। तो सभी 75 जिले साधने की कोशिश। अब ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि आखिरकार बीजेपी का प्लान क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर। ये आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये सभी 75 जिलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की जा रही है। और प्लान क्या है ये जरा समझिए। 75 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सांसद, विधायक, मंत्री जो है जानकारी देंगे। 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा दिया जाएगा। सुबह 10 बजे सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शुरुआत करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके जो दिन है वो आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि सभी 75 जिले टारगेट रखा गया है, जहां पर सभी सांसद, विधायक, मंत्री जो है 10 साल का जो कामकाज है सरकार का, कैसा कामकाज है, क्या क्या उपलब्धि रही है, उसकी जानकारी देंगे। अब देखिए, एक साथ 75 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी यूपी के रण में बड़ी बढ़त लेना चाहती है। आज 75 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज सांसद, विधायकों, योगी सरकार के मंत्रियों और दूसरे नेताओं को तैनात किया है।
आपको बताते हैं कि आज बीजेपी का कौन सा नेता किस जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये भी आपको जानकारी देंगे। कौन नेता कहां होगा, देखिए सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का हमने आपको बताया 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरठ में रहेंगे भूपेंद्र चौधरी, मुरादाबाद में केशव प्रसाद मौर्य, रायबरेली में जेपीएस राठौड़, गौतम बुद्ध नगर में नरेंद्र कश्यप, अमेठी में नंदगोपाल नंदी, बागपत में सुनील शर्मा रहेंगे, कानपुर में ब्रजेश पाठक, जौनपुर में गिरीश यादव, संभल में धर्मवीर प्रजापति, नोएडा में बीएल वर्मा, कौशाम्बी में दिनेश प्रताप सिंह, अमरोहा में ब्रिजेश सिंह, शामली में बीबी रानी मौर्य, मिर्जापुर में दयाशंकर मिश्र दयालु, सहारनपुर में असीम अरुण को जिम्मेदारी दी गई है, बरेली में स्वतंत्र देव सिंह करेंगे, मऊ में एके शर्मा, मुजफ्फरनगर में सोमेंद्र तोमर, शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना, फतेहपुर में राकेश सचान और आगरा में कपिल देव अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। मथुरा में लक्ष्मी नारायण चौधरी, पीलीभीत में संजय गंगवार और कुशीनगर में दारा सिंह जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी मंत्रियों को, इन सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि सभी जो है इन जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, क्योंकि सभी 75 जिलों को टारगेट रखा गया है। वहां पर जाके ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या उपलब्धि है उसे गिनाया जाएगा।